हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट जो कि वर्तमान भारतीय समाज है, ठीक है, इसके टॉपिक जो कि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आदर्शवाद। और ये क्लास नंबर जो है 8 है। इसके पहले आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसके टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग करने वाले हैं और इसी के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे विचार विमर्श करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमुख शैक्षिक विचारधारा एवं विचारक, ठीक है। विचारक के बाद में विचारक के बारे में बात करना है और उसके बाद में प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएँ, ये विचारधाराएँ हैं, ठीक है। तो आदर्शवाद के बारे में बात करना है, उसके बाद में प्रकृतिवाद के बारे में, प्रयोजनवाद के बारे में। और आपके सिलेबस में दिया है कि भारतीय विचारक जैसे हो गया स्वामी विवेकानंद हो गए, उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, महात्मा गांधी हो गया, उसके बाद में डॉक्टर राधा कृष्णम और गीजू भाई बधेकर, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके जो है सिलेबस में इतना ही दिया है, इतने विचारक के नाम दिए हैं और इनसे रचना पूछा जाता है, क्या काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये सभी पूछा जाता है। और अलग अलग जो डिफिनेशन दिए हैं, आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मतलब जैसे आदर्शवाद हो गया तो आदर्शवाद के विचारक में कितने आते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी करके पूछा जाता है। उसके बाद में पश्चात विचारक हो गए, जैसे प्लेटो हो गया, रूसो हो गया, जॉन डेवी हो गए, प्रोवेल और मारिया मॉन्टेसरी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है आदर्शवाद के बारे में जानने वाले हैं और उसके बाद में इसका एक वीडियो होगा, प्रकृतिवाद का जो है दूसरा वीडियो होगा, प्रयोजनवाद का तीसरा वीडियो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये इतना कंप्लीट सिलेबस जो है करने वाले हैं। कितने वीडियो में? 3, 1, 4, 1, 5, 5 वीडियो में, यानी 4 बार वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाएगा ये आपका जितना टॉपिक है, ठीक है। प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। आज के वीडियो में हम लोग जो है ये आदर्शवाद की बात करेंगे कि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। तो यहाँ पे जैसे हो गया शैक्षिक विचारधाराएं, शिक्षा के उद्देश्य, जो विचारधाराएं हैं जैसे आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, ये सभी विचारधाराएं हैं। तो विचारधाराएं जो है वो शिक्षा के जो है उद्देश्य, प्रक्रिया और उसके बाद में विधियों को प्रभावित करती है, ठीक है। किस प्रकार से प्रभावित करती है, जब एक एक बारे में हम लोग बात कर लेंगे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद के बारे में, तो आप लोगों को जो है सबके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विचारधाराएं और विचारक, शिक्षा के महत्व, जो विभिन्न विचारधाराएं हैं जैसे प्रकृतिवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, ये सभी विचारधाराएं हैं। और विचारक, ठीक है, जैसे गांधी जी हो गए, ये सभी विचारक हैं। शिक्षा के महत्व, उद्देश्य और तरीकों पर जो है विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, यानी अपना अलग अलग दृष्टिकोण पर प्रस्तुत करते हैं। जैसे आदर्शवाद में शिक्षा का क्या महत्व है, आदर्शवाद लोग जो है शिक्षा को किस प्रकार से जो है प्रमोट या महत्व के बारे में जो है बताते हैं, प्रकृतिवाद किस प्रकार से बताते हैं और प्रयोजनवाद जो है किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। यहाँ हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद जैसी प्रमुख शैक्षिक विचारधाराओं और भारतीय व पाश्चात्य विचारकों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो भारतीय हैं और उसके बाद में पाश्चात्य जो विचारक हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये इतना जो है आपके सिलेबस में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आदर्शवाद होता क्या है और इससे क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो में जो है आदर्शवाद के बारे में बात करेंगे। तो आदर्शवाद, जगत मीन्स होता है संसार। जैसे मान लो कि ये संसार है, ठीक है। संसार एक आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक हो गया, और उसके बाद में भौतिक। आध्यात्मिक में हो गया जैसे विचार हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे गांधी जी हो गए, ठीक है। अब गांधी जी को अगर माने तो ये भौतिक, भौतिक मतलब ये होता है कि भौतिक पदार्थ, ये जो है भौतिक, ये संसार जो है ये पदार्थों से मिलकर बना होता है और जो कि नाशवान है, ठीक है, नाशवान है। मान लो जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर जो है पदार्थ से, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना हुआ है जो कि नाशवान है, ठीक है। और इसमें आदर्शवाद में जो है इसको असत्य मानता है, असत्य मानता है, ठीक है। पदार्थ की बात नहीं करता है, यानी भौतिक में जो जो सब कुछ वस्तुएं बनी हुई हैं उसकी बात नहीं करता है, ये आदर्शवाद नहीं मानता है। लेकिन आध्यात्मिक में अगर बात करें, जैसे मान लो कि गांधी जी हैं, गांधी जी जो है अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हैं, मान लो 1 मिनट तक, उसके बाद में फिर जो है इनके जो विचार हैं, ठीक है, इनके जो विचार हैं, विचार ये आध्यात्मिक हैं।
तो विचार को, इनके विचार को आदर्शवाद मानता है सत्य, इसको जो है इनके विचार को जो है सत्य मानता है। ये गांधी जी को नहीं मानता है। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हैं, दुनिया की प्रत्येक वस्तुएं जो है अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। तो गांधी जी हो गया, जैसे हो गया स्वामी विवेकानंद, तो इनके विचारों को जो है ये आदर्श आध्यात्मिक मानता है। ठीक है, आध्यात्मिक और भौतिक हो गया, तो भौतिक को जो है इसमें असत्य मानता है और उसके बाद में इनके विचारों को जो है सत्य मानता है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आप लोगों को आया होगा, ये सत्य मानता है, पदार्थों को सत्य नहीं मानता है। ठीक है, इनके जो सिद्धांत है, जैसे गांधी जी के जो सिद्धांत है, विचार है, सिद्धांत हो गया, विचार हो गया, तो आदर्शवाद जो है इनके सिद्धांत और विचार को जो है सत्य मानता है। ठीक है, इसमें जो है पदार्थों को सत्य नहीं माना जाता है, जो कि नाशवान है, और इसको असत्य मानता है आदर्शवाद। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में हम बात करें तो द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को महत्व देता है। ये आदर्शवाद जो होता है, ये आदर्शवाद है, आदर्शवाद की बात करें, ये द्रव्य से अधिक, द्रव्य से अधिक मस्तिष्क, मस्तिष्क को जो है महत्व देता है, महत्व देता है। अब इसका एक अगर की पॉइंट अगर देखें, इसका की पॉइंट, ठीक है, तो ये विचार मान लीजिए, ये विचारों को जो है सत्य मानता है। अब विचार में जैसे हमारे कोई भी विचार हो गया तो हमारे ये मस्तिष्क में आता है। तो मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क के अंतर्गत जैसे हो गया विचार आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं विचार हो गया, विचार आएगा। और अगर सेकंड की बात करें तो चेतना। ठीक है, मन कितने प्रकार के, मस्तिष्क, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, तो ये चेतना हो गया। और उसके बाद में तर्क हो गया। ठीक है, रीजनिंग जो होता है, तर्क शक्ति होता है, ये सभी जो है मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। तर्क हो गया, अनुभव हो गया, अनुभव हो गया आपका, और उसके बाद में आदर्श हो गया। तो ये सभी जो है ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगर विचार की बात करें, इसका जो है की पॉइंट है जो मस्तिष्क में आएगा वो आदर्शवाद है, जो कि विचार, ठीक है, विचार को महत्व मानता है और सत्य मानता है। ठीक है, इसी को जो है ये सत्य मानता है। जबकि आध्यात्मिक जगत होता है इसी को सत्य मानता है, और उसके बाद में जो भौतिक जगत होता है ये आदर्शवाद वाले मानते हैं कि जो है ये पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, जो कि नाशवान है। ठीक है, इसको जो है असत्य माना जाता है। अब हम देखते हैं जो है स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया है कि प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं और विचारक। तो विचारधाराएं जो है प्रकृतिवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, उसके बाद में प्रयोजनवाद। तो आज के वीडियो में हम लोग जो जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो है आदर्शवाद। और उसके बाद में अलग अलग विचारों में विचारक जो हुए हैं, जैसे आदि शंकराचार्य हो गया, गांधी जी हो गए, ये सभी जो विचारक हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। तो प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया, आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद हो गया और प्रयोजनवाद हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या जानने वाले हैं आदर्शवाद के अंतर्गत। अगर हम बात करें तो आदर्शवाद का अर्थ के बारे में जानने वाले हैं, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद में आदर्शवाद की परिभाषा के बारे में जानेंगे, इसका जो अलग अलग डिफिनेशन, परिभाषा अलग अलग लोग दिए हुए हैं। और आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवाद का जो है शिक्षा में क्या उद्देश्य है, एम ऑफ एजुकेशन एंड आइडियलिज्म। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, इसके जो है प्रमुख सिद्धांत क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में दर्शन के प्रमुख तत्व। ठीक है, इसके अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिस पर बात करता है आदर्शवाद, इसको जानेंगे। और आदर्शवाद एवं शिक्षा के बारे में जानना है, और शिक्षक तथा आदर्शवाद, यानी आदर्शवाद जो शिक्षक है, जो टीचर होते हैं, उसकी भूमिका क्या मानते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है। तो आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के इस आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है। तो इनका कौन सा सिद्धांत है, प्लेटो का जो है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे अंतिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद शामिल है। इसमें ये कहते हैं प्लेटो की अंतिम जो वास्तविकता है, ठीक है, में विचार या आदर्शवाद शामिल है।
जैसा कि हमने बताया कि आदर्शवाद जो है विचार को मानते हैं सत्य, जैसे गांधी जी हो गए, गांधी जी नहीं, उनके विचार को माना जाता है आदर्श, ठीक है, विचारों को। तो आदर्शवाद यही मानते हैं जो कि मस्तिष्क से संबंधित होता है, जैसा कि हमने बताया। हिंदी में इसे आदर्शवाद के अतिरिक्त बहुत से शिक्षा शास्त्री, हिंदी में अगर आदर्शवाद अभी आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा जो है जो अलग अलग शिक्षा शास्त्री हैं वो प्रत्ययवाद भी कहते हैं और बुद्धिवाद भी कहते हैं और चिदात्मक वाद भी कहते हैं और विचारवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्ययवाद हो गया, बुद्धिवाद हो गया, ठीक है, विचार वगैरह जो है माइंड से किया जाता है, और चिदात्मक हो गया, चिंता हो गया, विचारवाद कोई भी विचार है तो माइंड से किया जाता है। आदर्शवादियों का विचार है कि जिस प्रकार भौतिकवाद संसार का आधार पदार्थ को मानता है, जो भौतिकवाद है, ठीक है, ये संसार का आधार जो है पदार्थों को मानता है, वो कहता है कि ये संसार जो है पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, उसी को जो है आधार मानता है। भौतिकवाद की बात करें, जैसे ये आदर्शवाद है उसी प्रकार से है भौतिकवाद। लेकिन आपके सिलेबस में जो है भौतिकवाद नहीं पढ़ना है, केवल हमको पढ़ना है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और उसके बाद में प्रयोजनवाद के बारे में। उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन को मानता है, ठीक है। जिस प्रकार से भौतिक आधार में संसार का आधार जो है पदार्थ को माना जाता है, उसी प्रकार से अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो इसमें जो है मन को माना जाता है, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि आदर्शवाद का तात्पर्य उस दर्शन या विचारधारा से है जो मन व उसकी क्रियाओं, जैसे जैसे मन हो गया उसकी अलग अलग क्रियाओं, जैसे विचार हो गया, विचार जो है मन से करते हैं यानी दिमाग से करते हैं, मस्तिष्क से करते हैं, और चेतना आपका हो गया, तर्क हो गया, रीजनिंग, प्रत्यय हो गया, अनुभव हो गया, आदर्श हो गया, ये सभी जो है आपके विचार यानी मन से संबंधित होते हैं, वास्तविक सत्ता मानती है। और तदनुकूल अंतिम शक्ति जो है आध्यात्मिकता होती है, ठीक है। तो ये आदर्शवाद आप लोगों को जो है कुछ समझ में आया होगा। जैसे आदर्शवाद का सिद्धांत है कि ये सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर जो है मानती है। सत्यम जैसे हो गया, सत्यम क्या है, जैसे सत्यम के अंतर्गत जो है बौद्धिक क्रियाएं, जैसे हो गया साहित्य, ठीक है, साहित्य के बारे में जो कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं, दर्शन हो गया, भाषा हो गया, गणित हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया और विज्ञान हो गया, ये सभी जो है बौद्धिक से संबंधित होते हैं। अगर नैतिक की बात करें, इसमें शिवम के अंतर्गत जो है नैतिकता के बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उसके बारे में ये बात करता है। और नीति, अलग अलग नीति है, जैसे राजनीतिक संबंधी होता है, अर्थशास्त्र संबंधी और समाजशास्त्र संबंधी। सुंदर की बात करें, जैसे कलात्मक हो गया, संगीत हो गया, संगीत लोग गाना गाते हैं, उसमें कहा जाता है कि लोग कितने अच्छे गाना गाते हैं, सुंदर हो गया, संगीत हो गया। काव्य हो गया, निर्माण हो गया और रचना हो गया, किसी चीज़ की गाना की रचना करना, और कला एवं संबंधी कौशल, ये सभी जो है आदर्शवाद मानता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, इसका जो है एक टैग लाइन है, समझ लो ऐसे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में क्या आता है, आदर्शवाद विचारक आता है, ठीक है। जो अलग अलग फिलासफर होते हैं या थिंकर होते हैं उनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से थिंकर या विचारक जो आदर्शवाद से संबंधित है, प्रकृतिवाद से संबंधित है, प्रयोजनवाद से संबंधित है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके पूछता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। प्लेटो हो गया, सुकरात हो गया, अरस्तु हो गया, कामेनियस हो गया, पेस्टोलॉजी हो गया, फ्रोबेल और हर्बर्ट, ठीक है, ये पश्चात विचारक हैं। और उसके बाद में अगर भारतीय की बात करें, भारतीय, ठीक है, तो ये इंडियन हो गए, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, महात्मा गांधी हो गए, राधा कृष्णम हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए और अरविंद घोष। तो ये सभी जो है आदर्शवादी विचारक हैं। ये आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए, ठीक है, जो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। तो यहाँ से ये 2016 में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये स्लाइड जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्लेटो से संबंधित जो है आपके एग्जाम में कुछ पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना के बारे में नाम, यहाँ पे देखिए 2020 में इनकी रचना के बारे में पूछ लिया गया है। और उसके बाद में प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था, ये जो है जिस संस्था की स्थापना किए थे उसके बारे में पूछा गया है और ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी स्लाइड आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेटो हैं। अब प्लेटो प्राचीन ग्रीक दार्शनिक है, ठीक है, ये ग्रीक दार्शनिक है और सुकरात के शिष्य हैं। ये सुकरात के जो है ये शिष्य हैं। तो यहाँ पे जो है ये भी ज्ञात करना है कि ये प्लेटो जो है किसके शिष्य हैं, सुकरात के।
इन सभी से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। वह अरस्तु के गुरु भी थे, ठीक है, प्लेटो जो थे अरस्तु के गुरु भी थे। उसके बाद में इनकी कीर्तियां जो अलग अलग रचनाएं हैं इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, जैसे द रिपब्लिक हो गया, गणराज्य हो गया, ये प्लेटो की रचना है। और उसके बाद में सपोजियम, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में हो गया फेडो, ये इनकी रचना कीर्तियां के बारे में है। अकादमी अगर बात करें तो किसकी स्थापना इन्होंने की? प्लेटो ने जो है अकादमी की स्थापना की थी, तो जो प्राचीन ग्रीस में एक प्रमुख शिक्षण संस्थान था, ठीक है, ये कहाँ पे था? ग्रीस में। तो इस स्लाइड से आपको जो है ये दार्शनिक और सुकरात के शिष्य थे, यहाँ पे ये ज्ञात करना है कि प्लेटो जो है सुकरात के शिष्य थे। और उसके बाद में वह अरस्तु के गुरु भी थे। गुरु के बारे में पूछ सकता है कि प्लेटो के गुरु कौन थे, यहाँ पे गुरु के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और इनके शिष्य के बारे में पूछ सकता है, और इनके जो है रचना के बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि पूछा गया है, रचना का नाम लिखिए, कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 रचना दिए हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग देखते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संत, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ये जो है भारतीय संत भी थे और उसके बाद में दार्शनिक भी थे, और उसके बाद में ये अलग समाज को जो है सुधारने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद में वह श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। ये जो है ये गुरु के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक वेदांत और योग को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया था। वैश्विक मंच पर जो है प्रस्तुत किया था। 1893 ईस्वी में जो शिकागो विश्व में धर्म महासभा हुआ था में उसने जो है भाषण दिया था, और जो कि जो है विश्व स्तर पर जो है पूरे विश्व में जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो ये पूछ सकता है कि शिकागो विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भाषण कब दिया था, ठीक है। तो 1893 ईस्वी में दिया था, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उसके बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक को बढ़ावा देना था। इनका आदर्शवाद क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, सुबह उठ जाओ, जागो, तुरंत जागो, तब तक मत रुको, ठीक है, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इनका आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य के बारे में भी पूछ सकता है कि यहाँ पे दे सकता है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो यह किसका जो है आदर्श वाक्य है? तो स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श वाक्य है। विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जागरूकता के लिए प्रेरित किया और धर्म सहिष्णुता और मानवता के महत्व को बढ़ावा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में जो 2016 में क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। अब यहाँ पे बचपन का नाम हो गया, इस स्लाइड में बचपन का नाम हो गया, और उसके बाद में इनके गुरु का नाम हो गया, ठीक है। और इन्होंने जो है कहाँ पे भाषण दिया था, इसका सन हो गया 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म महासभा जहाँ पे हुआ था। और उसके बाद में स्थापना की बात करें, ऐसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए, वैसे नोट्स प्राप्त होगा आप लोगों को। स्थापना की बात करें तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, ठीक है। और इनका आदर्श वाक्य क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त करना लो। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि आदर्शवाद की परिभाषा, आदर्शवाद का जो अलग अलग परिभाषा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो गुड महोदय के अनुसार, गुड महोदय यहाँ पे क्या कहते हैं? इनके अनुसार हम लोग देखते हैं कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जिससे यह माना जाता है कि पारलौकिक सार्वभौमिक तथ्यों, आकाशों या विचारों में वास्तविकता निहित है, ठीक है। जैसे तत्व हो गया, आकाशों या विचारों में जो है जो वास्तविक है, रियल जीवन है, वो विचारों में जो है निहित है, और ये ही सत्य ज्ञान की वस्तुएं हैं। जबकि ब्रह्म रूप में मानव के विचारों तथा इंद्रिय अनुभवों में निहित होता है, जो विचारों की प्रतिछाया के अनुरूप के समान होता है, ठीक है।
तो रोजन रोजन के अनुसार देखते हैं, इससे जो है ये कथन अभी तक आया नहीं है, पूछा नहीं गया है। रोजन के अनुसार आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसा कि आदर्शवाद में यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि मस्तिष्क के मन से यानी विचारों को जो है महत्व दिया जाता है, सत्य माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में हैंडरसन ये क्या कहते हैं कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। जैसा कि आध्यात्मिक पक्ष हो गया, इसमें जो है विचार को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो आध्यात्मिक ये पक्ष हो गया। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। आदर्शवादी यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियाँ हैं, ठीक है, बुद्धि की अभिव्यक्तियाँ हैं। वह कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। तो अभी तक जितना भी हमने बताया कीवर्ड यानी दिमाग से संबंधित होगा और मन से संबंधित होगा। जैसे गांधी जी हो गए तो उनके विचारों को जो है इसमें महत्व दिया जाता है आदर्शवाद में, ठीक है। तो आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं, इसके क्या सिद्धांत है। जैसे वास्तविक जगत मानसिक एवं आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक में जो है विचारों को महत्व दिया जाता है, इसी प्रकार से जो है आदर्शवाद में भी जो है विचारों को महत्व दिया जाता है। मानसिक हो गया, मानसिक यानी मन से कुछ भी सोचते हैं तो इसमें विचार होता है, ठीक है। तो इसीलिए वास्तविक जगत जो है, ये जो संसार है इसका वास्तविक जगत यानी जो वास्तविकता है इसका मानसिक और आध्यात्मिक है, ठीक है। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता है, ठीक है, आध्यात्मिकता है। उसके बाद में आदर्शवाद का मनुष्य में विश्वास है क्योंकि वह चिंतन हो गया, तर्क हो गया और बुद्धि के विशेष गुणों से परिचित होता है, परिपूर्ण होता है, ठीक है। जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविकता है। जो कुछ मन जो है संसार को देता है वही वास्तविकता है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप होता है अंतर्दृष्टि, ठीक है। आप अपनी मन के अनुसार यानी अपने अनुसार किस प्रकार से देखते हैं वही आत्मा का ज्ञान जो है सर्वोच्च होता है। आत्मा का ज्ञान वही सर्वोच्च होता है, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम के तीनों शाश्वत मूल्य हैं। आदर्शवाद जो है सत्यम शिवम सुंदरम का इसका जो है ये टैग लाइन है और जीवन में इसकी प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक होता है। इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। जो इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता है जो है उसको जाना नहीं जा सकता है। प्रकृति की दिखाई देने वाली आत्मनिर्भरता भ्रमपूर्ण है। जो हमारे प्रकृति के चारों तरफ दिखाई देती है वो सब मतलब भ्रमपूर्ण है, ये आदर्शवादी मानते हैं। और ईश्वर मन से संबंध रखता है, ठीक है। ईश्वर जो है मन से संबंध रखता है, इसीलिए जो है आदर्शवादी ईश्वर को भी मानते हैं। भौतिक और प्राकृतिक संसार जिसे विज्ञान जानता है वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। जैसे यहाँ पे हो गया भौतिक संसार हो गया जो कुछ दिखाई देता है। जैसे भौतिक मान लो कि हम लोगों का शरीर जो है अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो इसमें जो है विज्ञान हो गया, विज्ञान आता है, विज्ञान अध्ययन करता है। और उसके बाद में प्राकृतिक संसार जो कुछ दिखाई देता है जिसे विज्ञान जानता है, इन दोनों को जो है विज्ञान जानता है। और वास्तविकता की अपूर्ण है, इसमें जो है वास्तविकता की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है, ठीक है, ये अपूर्ण है। परम मन में जो कुछ विद्यमान होता है वही सत्य और आध्यात्मिक तत्व है। जो कि मन में जो विद्यमान होता है वही जो है सत्य है और आध्यात्मिक तत्व है। विचार हो गया, जैसे हो गया आपका विचार हो गया, ज्ञान हो गया, कला हो गया, नैतिकता हो गया और धर्म जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, ये आदर्शवाद मानता है। हमारा विवेक और मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि ही सत्य ज्ञान प्राप्त करने की सच्चा साधन होता है। जो हमारे विवेक होते हैं और मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि, ठीक है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है सच्चा साधन मानता है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर होता है। जो मनुष्य का विकास होता है, अब इसमें हम देखते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। इसका एम ऑफ एजुकेशन एंड आइडियोलॉजी, आदर्शवादी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना है। जो आदर्शवादियों का जो है मनुष्य जीवन यानी मनुष्य जीवन का, हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि आत्मा और परमात्मा को के स्वरूप को जो है चरम स्वरूप को जानना है। इसी की आत्मानुभूति आदर्श व्यक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तथा परम आनंद की प्राप्ति कहा जा सकता है, ठीक है। आत्मा परमात्मा को अगर जान लिए तो आप आत्मानुभूति, आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति और परम आनंद की प्राप्ति, इसी को कहा जाता है। अगर आदर्शवाद के अनुसार आत्मा आनंद परमात्मा को जान लिए हैं तो यहाँ पे समझ सकते हैं। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार मानव प्राणी ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। जो मानव है, मानव प्राणी है, ईश्वर की जो है सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, सबसे उत्कृष्ट जो है ये रचना है।
जिसको उसमें असीमित शक्तियाँ प्रदान की गई है। जो मनुष्य है उसको जो है असीमित शक्तियाँ प्रदान की गई है, वो कुछ भी कर सकता है। इन्हीं विभिन्न शक्तियों एवं क्षमताओं के योग से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये जो क्षमता और क्षमता, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता जो है, इसी के द्वारा पर्सनालिटी का निर्माण होता है। इसीलिए आदर्शवादी विचारक व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना तथा उसमें निहित विभिन्न सर्वोच्च शक्तियाँ, ठीक है, जो सर्वोच्च शक्तियाँ और क्षमताएं होती है उसका प्रकटीकरण एवं अच्छे मार्ग की ओर ले जाना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। जो शिक्षा का उद्देश्य यही है, ठीक है, उनमें जो शक्तियाँ होती हैं और क्षमताएं होती है उसको जो है हायर लेवल तक ले जाना और उसका प्रकटीकरण करना, अच्छे मार्ग पर जो है उनको प्रशस्त करना, ये आदर्शवादी का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर कहा भी गया है कि सा विद्याया विमुक्त हैं, अर्थात विद्या ज्ञान वह है जो मुक्ति प्रदान करे, ठीक है, मुक्ति प्रदान करे, ना कि बंधक बने रहो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्तित्व का चरम विकास ही आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है, जिसमें व्यक्ति आत्मानुभूति कर सत्य, शिवम तथा सुंदर की प्राप्ति कर लेता है। यानी सत्यम की, शिवम की और सुंदरम की प्राप्ति कर लेता है। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ये प्रमुख तत्व अब लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तत्व मीमांसा में आदर्शवाद, जो तत्व मीमांसा है इसमें क्या है आदर्शवाद, तो सभी आदर्शवादियों की मान्यता है कि यह जगत भौतिक नहीं अपितु मानसिक है। भौतिक जगत नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक है। आदर्शवाद मानते हैं ये तत्व मीमांसा में जगत विचारों की एक व्यवस्था तर्कना का अग्रभाग है। प्रकृति मन की क्रिया का प्रतीति है, ठीक है, प्रकृति जो है मन की क्रिया का प्रतीति है। भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत होता है, मानसिक जगत होता है भौतिक सृष्टि का आधार, ठीक है, जो उसे समझता है तथा मूल्य प्रदान करता है। मानसिक जगत के अभाव में भौतिक जगत अर्थहीन होता है। अगर मानसिक जगत आपका विचार आपके अंदर नहीं है तो जो है आपका यहाँ पे भौतिक जगत जो है ये अर्थहीन बिल्कुल होता है। आदर्शवाद के अनुसार यह जगत जो है सो उद्देश्य होता है। उसके बाद में स्व अथवा आत्मा में आदर्शवाद, स्व जो होता है स्वयं होता है, आत्मा के बारे में आदर्शवाद क्या बात करता है, तो आदर्शवादी स्व की प्रकृति आध्यात्मिक मानते हैं। जो स्व होता है उसे आध्यात्मिक मानते हैं तथा तत्व मीमांसा में स्व को जो है सर्वोपरि रखता है। यदि अनुभव का जगत ब्रह्म सृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है तो अनुभव करता मनुष्य तो और भी अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार स्व की प्रकृति स्वतंत्र है, ठीक है, उनमें संकल्प शक्ति है, अतः वह भौतिक सृष्टि में परिवर्तन लाने को क्षमता रखता है। कर्म विकास की प्रक्रिया में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इकाई होता है, ठीक है। ये ज्ञान मीमांसा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्ञान मीमांसा के बारे में, और उसके बाद में मूल्य मीमांसा के बारे में। इससे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना नहीं है, लेकिन पीडीएफ जब प्राप्त होगा आपको टेलीग्राम पे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आदर्शवाद एवं शिक्षा, जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है आदर्शवाद का क्या विचार है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य को केवल प्राकृतिक अपादान न मानकर सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट कीर्ति मानता है। जैसा कि आदर्शवाद मानने हैं, ठीक है, उसमें है कि मानव जो है, जो भगवान ने, ईश्वर ने मानव को बनाया है वो सर्वोत्कृष्ट कीर्ति है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। आदर्शवादी के लिए प्राकृतिक वातावरण से अधिक सांस्कृतिक वातावरण का महत्व दिया जाता है, ठीक है, सांस्कृतिक, क्योंकि संस्कृति जो हमारे विचारों से बनती है, अलग अलग संस्कृति की अलग अलग विचार होते हैं, क्योंकि वह मनुष्य की अपनी उपलब्धि है, ठीक है। अपनी सांस्कृतिक निधि का आत्मीकरण करके व्यक्ति उसे आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इस दृष्टि से शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद में प्राकृतिक वातावरण के साथ मनुष्य का अभिनुकूलन बिना शिक्षा के भी हो सकता है। जो प्राकृतिक वातावरण के साथ अगर मनुष्य का अनुकूलन अगर देखें तो वो बिना शिक्षा के भी हो सकता है, परंतु सांस्कृतिक वातावरण तो ग्रहण करना पड़ता है और उसे आत्मसात करना पड़ता है। जो सांस्कृतिक वातावरण है उनके विचारों को जो है ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को समाजशास्त्र में संस्कृति संक्रमण अथवा समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। भारतीय परंपरा में इसे संस्कारी बनाना कहते हैं, ठीक है, संस्कारी बनाना कहते हैं। यह कार्य शिक्षा के बिना संभव नहीं है। अतः आदर्शवाद में शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए न केवल उपयोगी है अपितु अनिवार्य भी है, ठीक है। उसके बाद में आदर्शवादियों ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अपने अनुसार परिभाषित किया है। जो मतलब दार्शनिक दृष्टिकोण को जो है ध्यान में रखते हुए शिक्षा को जो है अपने दृष्टिकोण से जो है परिभाषित किए हैं। जैसे प्लेटो के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णतया प्रदान करता है जिसके कि वह योग होते हैं। मनुष्य के कार्य हो गया, मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करता है जिसकी वह योग होते हैं, तो आइए प्लेटो कहते हैं। उसके बाद में महात्मा गांधी के अनुसार क्या होता है,
शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है, सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, शिक्षा मेरा तात्पर्य कि बालक के मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से। यहाँ पे जो है महात्मा गांधी क्या मानते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में शंकराचार्य के अनुसार क्या है, सा विद्या या विमुक्त है, यानी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। पेस्टोलॉजी के अनुसार, पेस्टोलॉजी क्या हो गया, मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का पार कास्तिक, क्या लिखा है ये, कास्तिक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। ये हटाइए, मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का संपूर्ण सर्वांगीण और प्रगति विकास ही शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद में एडिसन क्या कहते हैं, एडिसन महोदय, शिक्षा जब किसी श्रेष्ठ पुरुष के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है तब उसके सभी सुप्त गुणों और पूर्णताओं को बाहर प्रकट करती है। यानी शिक्षा के द्वारा जब किसी श्रेष्ठ मनुष्य के मस्तिष्क पर जो है प्रभाव डालती है तो उसमें जो छुपे विचार होते हैं यानी सुप्त गुण होते हैं, जो शांत गुण होते हैं, उनका जो है प्रकटीकरण हो जाता है। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को संस्कारी बनाना होता है। ठीक है, बालक को जो है संस्कारी बनाना होता है, और शिक्षा न केवल व्यक्ति का विकास करता है अपितु मानव समाज को बेहतर बनाता है। ये विकास केवल नहीं करता, ये मानव समाज को जो है बेहतर बनाता है, और शिक्षा से व्यक्ति जो है वो परिपक्व आ जाता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। शिक्षा तथा आदर्शवाद के बारे में बात करते हैं तो आदर्शवाद के सर्वोपरि होता है शिक्षण प्रक्रिया यांत्रिक नहीं होती है। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो यांत्रिक नहीं होना चाहिए। एक व्यक्तित्व का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। बालक जो अंततः व्यक्ति है, ना कि शरीर, उसका विकास प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा ही संभव होता है। इसका जो विकास होता है वो प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा संभव होता है। इसीलिए शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। जो शिक्षक, जो टीचर होते हैं, उनका जो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो है प्रभावशाली होना चाहिए। जब बच्चों को पढ़ाए तो थोड़ा जो है बच्चों के प्रति अट्रैक्शन बना रहे। जन्म के समय बालक में अनेक शक्तियाँ सुषुप्त यानी शांत होती हैं। शिक्षक का कार्य इन सुषुप्त शक्तियों को जागृत करना है, यानी जो शांत शक्तियाँ हैं बच्चों के अंदर उनको जो है जागृत करना, ये टीचर का यानी शिक्षक का कार्य होता है आदर्शवाद के अनुसार। भारतीय आदर्शवाद में शिक्षक को सर्वोत्तम स्थान देते हुए उन्हें त्रिदेव की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, ठीक है, विष्णु है और उसके बाद में महेश है। इसीलिए आदर्शवादी विचारक बालक के आंतरिक अथवा आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षक की आवश्यकता पर बल देते हैं। ये आदर्शवादी जो है शिक्षक पर बल देते हैं। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक छात्र के जीवन का मार्गदर्शन होता है। जो टीचर होता है वो बालक के जो है, जो छात्र होते हैं उनका मार्गदर्शन माना गया है। वह उन्हें उचित मार्गदर्शन करके उनकी स्वाभाविक शक्तियों को उचित दिशा में विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया की धुरी है, ठीक है। शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया की धुरी होता है, यानी धुरी मतलब होता है केंद्र बिंदु होता है, यानी टीचर जो है जो शिक्षण प्रक्रिया यानी जब टीचिंग करते हैं तो उसका धुरी माना जाता है। प्लेटो के अनुसार इनका पहले से ही अस्तित्व है। प्लेटो जो है शिक्षक का अस्तित्व मानते हैं बहुत पहले से ही। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बालकों के सर्वोन्मुखी यानी व्यक्तित्व के विकास का प्रयास करे ताकि वह अपने लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर सकते। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये क्या मानते हैं कि प्लेटो के अनुसार मनुष्य का परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति अर्थात आध्यात्मिक सुख प्राप्ति है। इनका मुख्य लक्ष्य जो है ईश्वर प्राप्ति है अर्थात आध्यात्मिकता की प्राप्ति है। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है, जो करिकुलम होता है, वो सत्यम हो गया, शिवम हो गया और सुंदरम पर आधारित हो। इनका प्लेटो का कहना है। इसीलिए प्लेटो ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन आध्यात्मिक मूल्यों एवं आदर्शों के समावेशन पर बल दिया है। ये तीनों मूल्य या आदर्श जो है तीन प्रकार की क्रियाएं, जैसे हो गया सत्यम हो गया, ये जो है बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित होता है, और शिवम की अगर बात करें तो नैतिक से संबंधित होता है, नैतिक ज्ञान जो होता है, और कलात्मक और सौंदर्यात्मक जो है ये कला से संबंधित जैसे सुंदर ब्यूटी से संबंधित होता है, बल प्रदान करते हैं। प्लेटो ने पाठ्यक्रम के स्वरूप को इस प्रकार से निर्धारित किया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम तीन शब्द की बात किए हैं, तो यहाँ पे हो गया सत्यम। सत्यम में यह क्या कहते हैं कि सत्यम के अंतर्गत बुद्धि से संबंधित वृत्तियों एवं बौद्धिकता से संबंधित विकास पर बल दिया जाता है। जो सत्यम होता है इसमें बुद्धि से संबंधित और इसके जो वृत्तियाँ होती हैं और बौद्धिकता को जो है बल दिया जाता है।
सत्यम में निम्नलिखित प्रकार के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है, जैसे भाषा हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। इसको जो है हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में शिवम की बात करें, शिवम में नीति, मोरल डेवलपमेंट हो गया। इसमें मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें नैतिकता का उचित विकास किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में बात किया जाता है, जैसे धर्म हो गया, नीति शास्त्र हो गया, एथिक्स हो गया, और अध्यात्म स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किस प्रकार से जो है अध्यात्म के बारे में बात किया जाए। उसके बाद में सुंदरतम ब्यूटी हो गया, ब्यूटी से संबंधित जैसे आर्ट हो गया, ठीक है। सौंदर्य अनुभूति कलात्मक, अर्थात सौंदर्य से संबंधित वृत्तियों के विकास पर समावेशन करता है सौंदर्य, ठीक है। जैसे कला हो गया, संगीत हो गया, कविता हो गया, नृत्य हो गया, चित्रांकन हो गया। आर्ट किस प्रकार से अच्छा आर्ट बना, संगीत हो गया, गाना अच्छे हैं, कविता हो गया, नृत्य कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। तो ये सभी जो है सुंदरता यानी ब्यूटी से संबंधित होता है। जैसा कि यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है, यानी आदर्श वाक्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम ये आपका है आदर्श वाक्य, ये आदर्शवाद का वाक्य है, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आदर्शवाद के बारे में हम लोगों ने बात किया। आदर्शवाद यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग जो है प्रकृतिवाद के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में प्रयोजनवाद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डेली वीडियो जो है आप लोगों को मिलता है, तो आप लोग जो है देखना ना भूलें। हमेशा जो है डेली 10 बजे सुबह में ये वीडियो आप लोगों को प्राप्त होता है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के वीडियो के लिए। और इस चैनल पर जो है केवल डीएलएड और उसके बाद में बीएड वालों का क्लास चलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों का जो है राजन सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है, और इस प्रकार से ये क्लास डेली चलता रहेगा। और इसका पीडीएफ वगैरह आप लोगों को चाहिए या नोट्स भी मिलेगा, इसका 1 यूनिट खंड का ख़त्म हो जाए उसके बाद में इसका नोट्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ जो है, पीडीएफ हो गया इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, और नोट्स हो गया कंप्लीट पीडीएफ है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और हमारे जो है सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, इन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को कुछ % समझ में आया हो, अगर कहीं पे दिक्कत हो रही हो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों का समाधान किया जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में जो है बिल्कुल बता दिया जाएगा जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। किसी प्रकार से दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और उसके बाद में इसके बारे में बताइए। अभी ये नया चैनल है तो अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं, आप लोग चैनल के बारे में बता सकते हैं। तो आप लोगों का जो है सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।